मुझे गाड़ी में बिठाया गया। कहने के लिए मेरी विदाई की गई थी, लेकिन ना कोई बैंड बाजा और ना ही बाहर कोई आया। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। मेरे बराबर में आदित्य बैठा था, वही लड़का जिससे कुछ घंटे पहले मेरी शादी हुई थी, या फिर वो जिसे मैं घर का एक मामूली नौकर समझती थी। अब मैं एक अजीब मुश्किल में फंसी हुई थी, क्योंकि घर के इस नौकर से मेरी शादी करवा दी गई थी। ये कोई साजिश थी या किस्मत का फैसला, ये राज बहुत देर बाद खुला। आदित्य के हाथ सीधे, आंखें सामने और चेहरा बिल्कुल सपाट। न कोई फक्र, न शर्मिंदगी, न सवाल, न जवाब। जैसे सब कुछ उसके लिए पहले से तय हो। रास्ते भर वो कुछ नहीं बोला, न मेरी तरफ देखा। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी, जहाँ के पेड़ पीछे छूटते जा रहे थे। गाड़ी में भी खामोशी थी और मेरे ख्यालों में भी। मेरे मन के झरोखों से अतीत की रोशनी और मेरे वजूद पर पड़ने वाली चमक आंखों में छुप रही थी। वो वक्त जब पापा की आंखें दिन ब दिन धुंधली होती जा रही थीं, मगर उनकी एक इच्छा अभी भी जोरों पर थी, मेरी शादी। मैं उनके पास बैठी उनके हाथों को सहलाती, उनकी चलती सांसों को महसूस करती, लेकिन सबसे ज्यादा मैं उनकी खामोशी से डरती थी। वो जो कभी मोहल्ले में कड़कदार आवाज में बात करते थे, अब धीरे से मेरी तरफ देखते और नरम लहजे में कहते, नैना, तुझे अपने हाथ से विदा करूंगा। ये ख्वाहिश पूरी हो जाए तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं उनकी बात पर मुस्कुराने की अदाकारी करती, लेकिन दिल के किसी कोने में अजीब सी चुभन होती। वो कमजोर हो चुके थे, उनकी हड्डियां तक बोलने लगी थीं। उनकी चारपाई के पास एक छोटा सा मिट्टी का दिया रखा था, जो अक्सर बुझने लगता तो मैं डर जाती, जैसे वो रोशनी उनकी जिंदगी की लौ हो और हर हवा का झोंका एक सांस कम कर देता हो। सुमित्रा, जो मेरी सौतेली माँ थी, एक दिन दोपहर में पापा के पास बैठकर बोली, मैं अपनी बेटी की तरह ही इसके लिए भी फर्ज निभाऊंगी विनोद जी। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी के हाथ पीले हो जाएंगे और इज्जत के साथ मैं उसे विदा कर दूंगी। ये सुनकर मैं अंदर से कांप गई। सुमित्रा के लहजे में हमेशा से एक नरमी होती थी, लेकिन उस नरमी में कुछ ऐसा होता था जो चुभता था, जैसे मखमल में लिपटी कोई कील। मैंने अंजलि को देखा, जो अपने फोन में व्यस्त थी। उसके नाखूनों पर नीले रंग की नेल पॉलिश थी और वो अपनी सेल्फी को जूम करके कुछ ठीक कर रही थी। उसने अचानक मुझे देखा और आंख मारी, जैसे कह रही हो, जल्दी निकल जाए यहाँ से, मेरी बारी है। मैं चुपचाप पापा के पैर दबाती रही। 2 दिन बाद जब सुमित्रा ने शादी की तारीख बताई तो मैंने पापा की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। वो जो कई दिनों से चुप रहते थे, अचानक बोल पड़े, बस अब चैन की नींद आ जाएगी। उनकी आवाज भारी मगर कमजोर थी, लेकिन उसमें वही एक पिता की खुशी तो जो मुझे बचपन में स्कूल छोड़ते वक्त मिली थी। रात को मैं छत पर गई। आसमान साफ था, हवा में ठंडक थी। मैंने सितारों को देखा। हर बार कोई टूटता तो मैं एक दुआ करती, भगवान, पापा का सपना पूरा हो, चाहे मेरी जिंदगी जैसी भी हो। उसी छत पर बचपन में अंजलि और मैं चांदनी रातों की कहानियां सुना करती थी, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। अंजलि मुझसे अलग हो चुकी थी। हम एक ही घर में रहते थे, लेकिन वो मेरा कमरा नहीं था। वो मेरी मौजूदगी को नजरअंदाज करती थी। सुमित्रा पीछे से आई और बोली, कल लड़के वाले आ रहे हैं, कोई गलती ना हो नैना। मैंने सर हिलाया और चाय के बर्तन धोने लगी। उन्होंने कहा, कपड़े प्रेस कर लेना, तुम्हें भी कुछ इज्जत दिखानी होगी। मैंने सोचा, इज्जत दिखाने के लिए इज्जत होनी भी तो जरूरी है, और वो तो बरसों से मुझसे छीनी जा चुकी है। शाम को मेहमान आए। अंजलि तैयार होकर नीचे आई, लाल रंग की ड्रेस, मैचिंग चूड़ियां, हल्की सी लिपस्टिक। सुमित्रा ने मुझे हिदायत दी, किचन में रहना, कोई सवाल मत करना, लड़का आया है, बस फॉर्मेलिटी से भरी मुलाकात है। मैंने दरवाजे के पीछे से देखा। लड़का खुशहाल था, संजीदा और बार बार अंजलि की तरफ देख रहा था। मेरे दिल में कुछ हुआ, जैसे किसी ने कच्ची दीवार को धीरे जोर से धक्का दे दिया हो। क्या ये रिश्ता मेरे लिए था या फिर अंजलि के लिए? मैं कुछ नहीं बोली, ना किसी से कुछ पूछा, बस खुद को किचन में ही गुम कर लिया। उसी रात जब सुमित्रा और अंजलि कमरे में थीं, मैंने दरवाजे के पीछे से उनकी धीमी धीमी बातें सुनी। सुमित्रा कह रही थी, अगर वो नैना को पसंद करता है तो हमें बात संभालनी होगी। विनोद जी कुछ दिनों के मेहमान हैं, उनके सामने सब कुछ अच्छा दिखाना है। अंजलि हंसकर बोली, माँ, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल मेरे जैसा। उसका टेस्ट भी मेरे जैसा ही है। मेरे हाथ में पानी का जग था, जो मेरी पकड़ से फिसलकर फर्श पर गिरा और टूट गया। वो लम्हा मेरी सांस रोक गया।
ये सब मेरे लिए नहीं हो रहा था। मैं बस एक मोहरा थी, एक जिम्मेदारी जो पापा की ख्वाहिश से जुड़ी थी, और इस घर के लिए एक बोझ जिसे सिर्फ इज्जत बचाने के लिए उठाया जा रहा था। पापा अगली सुबह कुछ बेहतर लग रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, तैयारी पूरी है? मैं जबरदस्ती मुस्कुराकर सर हिलाने लगी। उन्होंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसी रात मैंने नींद की गोलियां नहीं ली। मैं जागती रही, छत पर आसमान देखते हुए कहा, हे भगवान, अगर ये सब किसी इम्तिहान की शुरुआत है तो मेरी खामोशी को ताकत बना देना। मुझे नहीं पता था कि अगला दिन मेरे पापा का सुकून तो ले जाएगा, मगर मेरे वजूद के लिए एक भंवर बन जाएगा। शादी की तारीख जैसे जैसे पास आती गई, पापा की तबीयत कुछ बेहतर होने लगी। वो हर रोज मुझसे पूछते, शादी के कार्ड आ गए? और मैं हर बार कहती, बस 2 दिन में छप जाएंगे। असल में किसी ने मुझे कार्ड दिखाए ही नहीं थे, ना ही मेरी राय की किसी को जरूरत लगी। सुबह नाश्ते की मेज पर सुमित्रा, अंजलि और 2 मेहमान औरतें बैठी थीं। मैंने जैसे ही चाय रखी, सुमित्रा बोली, नैना तुम किचन में जाकर खाना तैयार करो, मेहमानों से अंजलि बात करेगी। अंजलि ने हंसते हुए कहा, हाँ नैना, तुम तो वैसे भी दुल्हनों की तरह नहीं लगती, हमें तो बस अपनी इज्जत बचानी है। सब हंसने लगे और मैं चुपचाप पीछे हट गई। मेरे हाथ से चाय का कप गिर गया, मगर किसी ने नहीं देखा। अगले दिन जब मैंने अपनी सौतेली बहन को फोन पर एक लड़के से बात करते सुना तो मुझे लगा जैसे मैं कोई तमाशबीन हूँ अपनी ही जिंदगी की मंजिल में। अंजलि कह रही थी, अगर वो मुझे पसंद करता है तो फिर दिक्कत क्या है, माँ सब कुछ संभाल लेगी। फिर वो जोर से हंसी, वैसे भी नैना को कौन पसंद करेगा। एक शाम सुमित्रा ने मुझे एक नया काम दिया। उन्होंने कहा, ये मेहमानों की लिस्ट है, ध्यान से देखो और हिसाब लगाओ कि कितने लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करना है। मैंने लिस्ट खोली तो उसमें किसी भी नाम के आगे दूल्हा या घरवाले जैसा कोई भी इशारा नहीं था। सिर्फ मेहमानों के नाम थे और एक कोने में लिखा था, खास मेहमान, प्रोटोकॉल टीम। मेरी नजर जम गई। प्रोटोकॉल टीम? ये शादी है या फिर कोई सरकारी प्रोग्राम? इसी दौरान एक इंसान मेरी नजरों में ज्यादा आने लगा, आदित्य। वो कभी बाहर बर्तन धोता, कभी घर के पौधों को पानी देता। वो इतना खामोश और अलग सा था कि सब उसे सिर्फ नौकर समझते। लेकिन एक दिन मैंने देखा, वो सुमित्रा के कमरे से निकला और कुछ देर दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। मेरे दिल में ख्याल आया, ये नौकर है या फिर कुछ और। अंजलि इस दौरान रोज एक नया मेकअप करती, तस्वीरें खींचती और बार बार फोन पर बातें करती। मुझे ऐसा लगता जैसे मैं एक स्थिर नजारे की तस्वीर हूँ और वो पूरी महफिल का केंद्र। सुमित्रा ने एक दिन अंजलि से कहा, अब इसकी शादी में तुझ पर सबकी नजर जाएगी, बस होशियार रहना। अंजलि ने खुश होकर कहा, माँ मुझे डर है कि कहीं वो मुझे ही पसंद न कर ले। सुमित्रा ने हंसकर जवाब दिया, तो क्या हो गया, हम देख लेंगे। उसी दिन मैं कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया और अपना पुराना संदूक खोला। उसमें माँ की कुछ चीजें थीं, एक पुरानी साड़ी, कुछ खत और एक पीतल का कड़ा। मैंने वो कड़ा पहना और खुद से कहा, तुम किसी का हिस्सा नहीं हो नैना, तुम संपूर्ण हो, चाहे कोई माने या ना माने। शाम को जब पापा ने मुझे बुलाया तो वो बहुत कमजोर लग रहे थे। उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर कहा, बेटा सब तैयारी हो गई है? मैंने नजर झुकाते हुए कहा, जी सब हो रहा है। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे बस तुम्हारा सुकून देखना है, उसके बाद जो हो वो होता रहे। मुझे लगा जैसे वो बात आखिरी हो। उनकी आंखों में जो सुकून था वो मेरे दिल में तूफान बन रहा था। शादी का दिन आ गया था। सुबह से घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब लोग बस एक रस्म से भरी जिम्मेदारी पूरी करने के इंतजार में हो। मैंने वही लाल जोड़ा पहना जो पापा ने कई महीनों पहले बाजार से चुपचाप लाकर दिया था, ये कहकर कि नैना इसमें राजकुमारी लगेगी। उसमें उनकी आंखों की चमक अभी भी मेरे दिल में सुरक्षित है। मैं पापा के कमरे में बैठी थी। उनकी सांसें धीमी थी, जैसे हर सांस उनके लिए एक पहाड़ चढ़ने की जैसी हो। मैंने उनके माथे पर हाथ रखा तो वो धीरे से मुस्कुराए। बस थोड़ा सा वक्त और फिर सुकून हो जाएगा बेटा। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वो इस दिन का इंतजार बरसों से कर रहे हो। मेरी आंखें नम हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी कमजोरी देखें। उसी वक्त सुमित्रा कमरे में आई। उसके हाथ में एक थाल था। उसने धीरे से कहा, नैना बारात पहुंच गई है। मेरा दिल धड़कने लगा। सुमित्रा के चेहरे पर वही मक्कारी वाली मुस्कुराहट थी जो न खुशी की थी न दुख की, बस एक छुपी हुई प्लानिंग के तहत बनी हुई थी। वो जल्दी से बाहर निकल गई। मैंने पापा की सांसों की आवाज के साथ साथ अपने दिल की धड़कनें सुनने की कोशिश की। मैंने आसमान की तरफ नजरें की और भगवान से प्रार्थना की, सब ठीक हो,
तकरीबन 20 मिनट गुजरे, ना किसी ढोल की आवाज आई, ना किसी के हंसने की, ना ही सुमित्रा या अंजलि ने आकर कोई खुशी का इजहार किया। मुझे लगा शायद वक्त लग रहा है या शायद सब कुछ सादगी से हो रहा है। मैं जब बाहर निकलने की कोशिश की तो मुझे रोक दिया गया। दुल्हन को अभी अंदर ही रहना चाहिए, नौकरानी ने कहा। फिर कुछ देर बाद सुमित्रा आई। इस बार उनके चेहरे का रंग बदला हुआ था। ना वो मुस्कुरा रही थी, ना गुस्से में लग रही थी, बस जैसे कोई बड़ा फैसला कर चुकी हो। उन्होंने पंडित को बुलाया। पंडित जी थके हुए लग रहे थे। उनके हाथ में मंत्र पढ़ने वाली किताब थी। फिर वो बोले, धोखा हुआ है। मैंने अपने आसपास देखा। वो नौकर आदित्य खड़ा था और दूसरा कोई भी नहीं। ना कोई दूल्हा, ना बारात। अंजलि भी गायब थी और सुमित्रा बस चुपचाप खड़ी थी। शादी शुरू की जाए क्या? पंडित जी ने पूछा। सुमित्रा ने सिर हिलाया। मैं घबराकर बोली, बारात वाले कहाँ हैं और दूल्हा कहाँ है? सुमित्रा ने मेरी तरफ देखा, फिर अपनी नजरें चुरा ली। फिर धीरे से बोली, देखो बात अब बस इज्जत की है और वो हमने अब बचा ली है। मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने दोबारा पूछा, दूल्हा कौन है? पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और फिर उन्होंने आदित्य को बैठने के लिए कहा। ये देखकर मेरी सांस रुक गई। आदित्य, वो नौकर? मैंने सुमित्रा को देखा, लेकिन उनका चेहरा कठोर था। बस यही बोली, शादी होनी है और अभी होनी है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं कुछ कहती तो पापा के सपने का खून हो जाता। चुप रहती तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती। शादी हो गई, सादगी से, बिना किसी खुशी के, बिना किसी आशीर्वाद के। आदित्य ने मेरी मांग भर दी और मैं लगातार यही सोचती रही, मेरी जिंदगी किसी और की कीमत पर क्यों लिखी गई? विदाई का वक्त आया तो सब कुछ और भी ज्यादा अजीब लगने लगा। ना बैंड, ना बारात, ना विदा करने वाली आंखें। सुमित्रा ने बस एक पुराना बैग मेरे हाथ में पकड़ा और कहा, अब ये तुम्हारा घर नहीं है। मैंने पापा के कमरे की तरफ देखा, लेकिन वो बेहोश थे। मैं रुक गई। मैं पापा से मिलना चाहती हूँ, मैंने कहा। सुमित्रा ने कहा, अब उनसे मुलाकात मुमकिन नहीं है। उनकी दवा का वक्त है। मेरे आंसू निकलने ही वाले थे, लेकिन मैंने फिर खुद को रोक लिया। शायद पापा को ये सब पता ना चले। शायद उनके दिल को ये झूठा आराम दे दे। मगर मेरे दिल में जो दर्द हुआ था वो किसी भी दवा से कम नहीं होने वाला था। अब मैं विदा होकर इस इंसान के साथ अपने असली घर जा रही थी। न जाने कब और कैसे सफर खत्म हुआ, पर आखिरकार गाड़ी एक तंग गली में मुड़ गई जहां कच्चे घर बने थे। पुरानी सी दीवारें झुकी हुई थीं। गाड़ी एक छोटे से दरवाजे के आगे रुकी। मेन दरवाजे को देखा, जंग लगा हुआ कुंडा, पुरानी जगह जगह से उधड़ी हुई पेंट और एक लटकता हुआ बल्ब जो हवा से हिल रहा था। दरवाजा खुला। आदित्य ने आगे बढ़कर खामोशी से मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया। मैं गाड़ी से उतरी, कदम धीरे धीरे रखे, जैसे जमीन मुझ पर भारी हो गई हो। अंदर जाते ही ठंडक का एहसास हुआ, लेकिन ये ठंडक हवा की नहीं, माहौल की थी। कमरे में सिर्फ एक चारपाई थी। एक कोने में पानी का मटका और दीवार पर टंगी एक पुरानी चादर। सब कुछ वीरान, सब कुछ खामोश। वो लड़का आदित्य एक तरफ खड़ा था। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा, जैसे कहना चाहती हूँ, ये सब क्या है? लेकिन वो चुप रहा। मैंने फिर धीरे से पूछा, ये हमारा घर है? वो बोला, फिलहाल हाँ। उसका लहजा बेरंग था, लेकिन लहजे के नीचे कुछ और ही छुपा हुआ लगा। मैंने कहा, क्या आप कुछ और नहीं बताएंगे? उसने सिर्फ सर झुका लिया, जैसे मेरे हर सवाल का जवाब उसके पास हो, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है। मैं चारपाई के किनारे बैठी। वो दरवाजे की तरफ चला गया और बाहर बैठ गया, वहीं खामोश, जैसे पहरा दे रहा हो। मैं कमरे में अकेली रह गई। मैंने आसपास देखा, एक दीवार पर 2 कीलें लटकी थीं, जिनमें शायद किसी ने कपड़े लटकाने की जगह बनाई थी। मिट्टी का फर्श, दीवारों पर नमी के निशान और छत पर लकड़ी की बल्लियां। सब कुछ एक लम्हे में मेरे लिए अजनबी, बेरंग और अजीब सा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद आदित्य वापस आया। हाथ में एक थाली थी जिसमें 2 पराठे और एक कटोरी में दाल रखी थी। उसने वो थाली मेरे सामने रखी और धीरे से कहा, खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। मैंने कहा, आपने खाया? उसने कहा, नहीं, मैं बाद में खा लूंगा। मैंने निवाला उठाया, लेकिन गले से उतरने से पहले ही आंखें भर आईं। वो कुछ देर देखता रहा, फिर धीरे से पलटकर दोबारा बाहर चला गया। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। वही इंसान जो मेरी शादी में था अब मेरे सामने मेरे पति के रूप में मौजूद था, लेकिन ना उसने मुझे दुल्हन की तरह देखा, ना किसी बात का जवाब दिया। रात गहरी हो चुकी थी। मैं चारपाई पर लेटी और वो दरवाजे के बाहर एक पत्थर पर बैठा रहा।
कभी कभार उसकी खांसी की आवाज सुनाई देती। मैं कई बार उठकर दरवाजे की तरफ देखती, पर कभी उसे बुलाने की हिम्मत ही नहीं हुई। सुबह होने से कुछ देर पहले मैंने दरवाजे की तरफ देखा। आदित्य वही था, दीवार से लगकर सो गया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई बोझ सोने से हल्का हुआ हो। लेकिन मेरे लिए बोझ अभी बढ़ रहा था। मेरे दिल में एक ही बात गूंज रही थी, मैं किसके साथ हूँ, ये कौन है और मुझे यहाँ क्यों लाया गया। रात मेरी आंखों में कटी। फर्श पर एक पुरानी दरी पर मैं लेटी रही और वो चारपाई के किनारे बैठा रहा। कमरे में एक बल्ब की रोशनी हो रही थी, जो छत के पीलेपन को और ज्यादा साफ कर रही थी। मैंने कई बार उससे पूछा, आप कौन हैं? मुझे ये सब क्यों झेलना पड़ा? मगर हर बार वो चुप रहा। सिर्फ एक बार उसने धीरे से कहा, सो जाओ, सुबह बात करेंगे। ना उसका लहजा कठोर था, ना नरम। एक थकी हुई आवाज, जैसे वो खुद भी कुछ टूट चुका हो। उसकी खामोशी में शायद मेरे सारे सवालों के जवाब दफन थे, पर मैं उसे खोदने की हिम्मत नहीं रखती थी। मैं करवट बदल ली। फर्श की ठंडक मेरी हड्डियों में उतर गई। आंखें बंद की तो पापा का चेहरा दिखाई दिया। उनकी वो आंखें जिनमें एक दिन मेरे लिए सुकून की उम्मीद थी, अब सिर्फ एक बंद दरवाजा बन चुकी थी। वो वक्त याद आया जब वो कहा करते थे, बेटा तेरे लिए सबसे अच्छा चाहूंगा। मेरे दिल में अब अजीब सी कमी महसूस हुई। आदित्य अभी भी खामोश बैठा था, जैसे कोई सजा काट रहा हो। शायद वो जानता था कि मेरी तकलीफ में उसका भी कुछ हिस्सा है। मैंने एक बार फिर आंखें खोली और छत को देखा। चांदनी अंदर झांक रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे चांद खुद भी सवाल कर रहा हो, क्या तुम राजी हो? नींद का कोई वादा नहीं था, लेकिन थकान हार गई। मेरी आंखें बंद हो गईं और सपने आ गए। पहला सपना पापा के बिस्तर का था। उनकी आंखें बंद थीं, मगर वो मुझे बुलाते रहे, नैना कहाँ गई हो तुम? मैं उनकी तरफ भागती रही, लेकिन रास्ता हर बार बदल जाता। दूसरा सपना सुमित्रा का था। वो मेरी शादी के बंधन को तोड़ रही थी और अंजलि जोर जोर से हंस रही थी। मैं चीखी, ये मेरे नाम का है। सुमित्रा ने कहा, तेरे नाम का कुछ भी नहीं होता नैना, तो सिर्फ एक परछाई थी। एक झटके में आदित्य सामने खड़ा था। उसके हाथ में मेरी माँ की तस्वीर थी, जो कभी पापा के पास होती थी। मैंने उसे छीनने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गया। ये तस्वीर तुम्हारे पास क्यों है? उसने कहा, क्योंकि सच्चाई मेरे पास है। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। बाहर हल्की हवा चल रही थी और आदित्य अब चारपाई पर लेट चुका था। वो सो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। वो कभी करवट लेता, कभी माथे पर हाथ रखता। शायद वो भी सपनों में भटक रहा था। मैं धीरे से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। एक तरफ पुरानी टंकी के नीचे मटका रखा था। मैंने पानी पिया तो कुछ ठंड महसूस हुई, जैसे पल भर को सब कुछ नॉर्मल लगने लगा हो। तभी दरवाजा खुला और आदित्य बाहर आया। वो मेरे करीब आकर रुका। तुम ठीक हो? मैंने जवाब देने के बजाय सिर्फ सिर हिलाया। वो लम्हा खामोशी से गुजर गया। मैंने उससे कहा, आपने ये शादी क्यों की? जब बारात वापस चली गई थी, तब सब कुछ रोक सकते थे ना आप? आदित्य ने मेरी तरफ नहीं देखा, बस आसमान की तरफ वो देखता रहा। और फिर उसी वक्त सब कुछ रोकना मुमकिन नहीं था। वो कहने लगा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त पर समझना मुमकिन नहीं होता। मैंने कहा, तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया गया? उसने गहरी सांस ली और कहा, कल बात करेंगे, ये वादा है। मैं फिर कमरे में आ गई और कोने में बैठ गई। आदित्य वापस अपनी चारपाई पर लेट गया। उसकी मौजूदगी अब मेरे लिए सुकून से भरी थी, लेकिन थोड़ी सी अभी भी दिक्कत मुझे लगने लगी थी, क्योंकि जैसे एक अजनबी से ज्यादा वो कोई राजदार हो। रात के आखिरी पहर नींद थोड़ी थोड़ी आती गई, मगर सपने भी टूटे हुए थे। कहीं पापा का कमरा था, कहीं माँ की खुशबू, कहीं मेरे बचपन की वो गुड़िया जो मैंने अंजलि को दे दी थी और उसने उसके हाथ तोड़ डाले थे। सुबह की पहली रोशनी कमरे की दरारों से झांक रही थी, लेकिन जब आंख खुली तो किसी परिंदे की आवाज से नहीं, बल्कि बैंड बाजे की धीमी आवाज से, जिसकी धुन साफ थी। वो आवाज इस वीरान गली में एक अनजान शोर की तरह फैल रही थी। मैं घबराकर उठी, कंबल एक तरफ किया और बिना चप्पल के दरवाजे तक पहुंची। खिड़की से बाहर झांका तो एक पल को लगा जैसे किसी और की दुनिया में आ गई हूँ। गली में अचानक गाड़ियां खड़ी थीं, बड़ी चमकती हुई, जिनके शीशे काले थे। कुछ लोग वर्दियों में थे, कुछ लोग साधारण कपड़ों में, लेकिन सबके चेहरे पर संजीदगी थी। वे लोग एक मोटा सा फोल्डर लेकर अंदर आ रहे थे। एक प्रोटोकॉल ऑफिसर ने सीटी मारकर इशारा किया और 2 गार्ड्स एक तरफ हो गए। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर देखा। तभी एक सफेद रंग की गाड़ी से वही इंसान उतरा जिसे कल रात तक मैं नौकर समझती थी।
अब वो साफ सुथरे कपड़ों में था। वाइट पैंट, ब्लू कलर का वेस्ट कोट और चमकते जूते। उसकी चाल में वही खामोशी थी, मगर हर कदम में एक नई शिद्दत थी। किसी ने उसे देखकर सिर झुकाया, किसी ने सलाम किया। उसने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। मेरी नजर उसके चेहरे पर रुक गई। वही आंखें, वही होंठ, वही अंदाज। लेकिन अब हर चीज का मतलब बदल चुका था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने दरवाजा तुरंत बंद कर दिया और दीवार से लगकर बैठ गई। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। ये सब क्या था? कल तक नौकर और आज ऑफिसर। मैंने आंखें बंद कर लीं, जैसे कुछ पल के लिए वक्त को रोक दूं। लेकिन बाहर का शोर बढ़ता जा रहा था। कमरे के अंदर अभी भी वही बिछावन था, वही लकड़ी का पलंग और मैं, जिसकी शादी एक अजनबी से हुई थी, जो अब अजनबी नहीं रहा। मेरे दिल में बहुत सारे सवाल जमा हो गए थे, लेकिन जुबान पर एक भी नहीं आ रहा था। दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज आई, कमरा साफ कर लो, साहब के मेहमान आएंगे। ये किसी औरत की आवाज थी, शायद मोहल्ले की कोई गांव वाली, जो अब इस घर को कुछ और ही समझने लगी थी। मैंने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया और बाहर निकलने का फैसला किया। दरवाजा खोला तो आंगन में एक बड़ी टेबल रखी जा चुकी थी। उस पर चाय, बिस्कुट और फाइलें थीं। 3 ऑफिसर कुर्सियों पर बैठे थे और वो आदित्य एक बड़े से पंखे के नीचे बैठा उन सबसे बात कर रहा था। ये रिपोर्ट कल तक के ऑफिस पहुंचनी चाहिए, उसने एक फाइल पर दस्तखत करते हुए कहा। एक ऑफिसर ने तुरंत कहा, जी सर, हो जाएगा। मैंने एक पल को सोचा कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन नहीं, ये सब कुछ सच्चाई थी। मुझे देखते ही एक ऑफिसर ने नजर झुका ली, जैसे जानता हो कि मैं कौन हूँ। आदित्य ने मुझे एक नजर देखा और तुरंत नजर हटा ली। उसकी वो नजर न अजनबी थी न पहचान वाली, बस जैसे कोई जानता हो कि सवाल उठेंगे। लेकिन अभी वक्त नहीं है। मैं खामोशी से अंदर वापस आ गई। कमरे के कोने में बैठकर सांस संभालने लगी। ये सब क्या है? मैंने खुद से कहा। दरवाजे के पीछे से ऑफिसर्स की बातें सुनाई दे रही थी। कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था, कोई मीडिया टीम के आने की बात। कुछ देर में सब लोग चले गए। शोर कम हुआ और आदित्य वापस आया। हाथ में पुरानी फाइल थी जो उसने टेबल पर रख दी। मैंने खामोशी तोड़ी। आप कौन हैं? वो ठिठक कर रुका, जैसे सवाल सुनने के लिए तैयार था, लेकिन जवाब देने के लिए नहीं। अभी वक्त नहीं है, उसने धीरे से कहा। फिर मैंने तेज आवाज में कहा, शादी से पहले वक्त था आपके पास? उस दिन तुम बोल सकते थे ना? उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और फिर कहा, मैं बहुत जल्द सब कुछ बताऊंगा, बस तुम थोड़ा सा सब्र करो। मेरी आवाज दबी नहीं थी। तब मैं हर दिन हर रात सब्र ही करती आई हूँ। तुम्हारे खामोश होने से सब कुछ आसान नहीं होता। आदित्य ने दरवाजे की तरफ देखा, जैसे ये कमरा उसका कैद खाना बन चुका है। फिर वो खामोशी से बाहर चला गया और दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। मैं बैठ गई, दीवार से टेक लगाकर, आंखें बंद कर ली। अब मेरे सामने सिर्फ एक सवाल था, अगर वो नौकर नहीं था तो फिर क्या था? और अगर वो सब कुछ जानता था तो मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे लिए आदित्य सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक मुद्दा था जिसका जवाब शायद कल मिलने वाला था। जब वो वापस कमरे में आया तो मैं अपने आंसू पोंछ चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे कमजोर देखे। मैंने चेहरा साफ किया, दुपट्टा ठीक किया और कोने में बैठ गई। उसके कदमों की आवाज दरवाजे के पास आई और फिर वो रुका, जैसे पल भर को रुक कर कुछ सोच रहा हो। फिर धीरे से अंदर आया। हाथ में चाय का कप था जिससे धुआं उठ रहा था। उसने वो कप मेरे सामने रखा और नरमी से कहा, तुम्हें खाने की जरूरत है? उसकी आवाज में कोई माफी नहीं थी, ना ही कोई सफाई, बस एक आम सी बात, जैसे हम रोज के मिलने वाले लोग हों। मैंने कहा, तुम तो ऐसे ही बात कर रहे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। उसने मेरी बात को नजरअंदाज किया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने फिर पूछा, ये सब क्या है? तुम कौन हो? वो चुप रहा। मैं उसके कंधे की हरकत से महसूस कर सकी कि वो अंदर से कुछ कहने के लिए तैयार हो रहा है। फिर वो मुड़ा और बोला, बहुत जल्द बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। ये अभी नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा खोलकर फिर से बंद कर दिया हो। बिना कुछ बताए फिर बाहर किसी की आवाज सुनाई दी, सर, रिपोर्ट्स गाड़ी में रख दी गई हैं। मैंने दरवाजे की तरफ से झांका। गार्ड्स अभी भी खड़े थे। कारें जा चुकी थीं, लेकिन कुछ लोग अभी आसपास घूम रहे थे। एक औरत किसी फाइल में दस्तखत कर रही थी। सब कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे मेरी जिंदगी किसी और ने लिखनी शुरू कर दी हो। आदित्य ने कुछ देर बाद दोबारा चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। फिर धीरे से पूछा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? मैंने कहा, जरूरत तो इस वक्त सिर्फ सच की है।
उसने गर्दन झुका ली और फिर कमरे से बाहर चला गया। मैं नहीं जानती थी कि वो इतना खामोश क्यों है, क्यों मुझे उस सच से दूर रखना चाहता है जिसे मैं बेसब्री से जानना चाहती हूँ, जो मुझसे जुदा है। मैंने अपना दुपट्टा लपेटा और कमरे से बाहर निकली। आंगन में वही टेबल रखी थी जो सुबह पहले रखी थी। अब वहां खाली जगह थी। 2 गिलास रखे थे। मैंने टेबल के नीचे देखा तो एक पुरानी फाइल गिरी हुई थी। फाइल के कोने पर नाम लिखा था सुमित्रा देवी और केस नंबर था 302। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फाइल खोलकर एक पन्ना पढ़ा। उसमें किसी गैरकानूनी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जिक्र था। दरवाजे के पीछे आवाज आई तो मैं तुरंत फाइल वापस रखकर अंदर आ गई। दिल धड़क रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन पूरा मंजर अभी भी धुंधला था। आदित्य के किरदार में अब उलझन से ज्यादा साजिश की बदबू आने लगी थी। शाम को जब खाने के लिए सब्जी गर्म की गई तो काम वाली औरत ने कहा, मैडम, साहब ने कहा है कि आप खाने में उनके साथ बैठें। मैं चौंकी और पूछा, मैं? उसने कहा, जी, उनका आदेश है। मैंने प्लेट उठाई, दुपट्टा ठीक किया और धीरे धीरे आंगन की मेज तक आ गई। आदित्य पहले से बैठा था, साधारण कपड़ों में, लेकिन चेहरा वही, खामोश। मैंने सिर झुकाकर नम्रता से उसकी तरफ देखा। वो बोला, बैठो। खाने के दौरान वो चुपचाप बस खाना मेरी प्लेट में डालता रहा। मैं हैरानी से साथ में सोचती रही, क्या ये वही इंसान है जो कल तक नौकर था, या फिर यही उसका असली रूप है? अब हम लोग एक नए घर में आ गए थे जहां मुझे सब कुछ नया ही दिख रहा था। खाने के बाद मैंने कहा, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लिखा है जो तुम जुबान से नहीं बोल रहे। उसने मेरी तरफ देखा, एक पल के लिए कुछ कहने को हाथ हिले, फिर कहा, कल तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा, तब शायद तुम्हें बात समझ में आ जाए। मैंने कोई सवाल नहीं किया, फिर कमरे में वापस आ गई। अंदर दरवाजा बंद किया और जमीन पर लेट गई। सुबह की रोशनी की बजाय उस रात का अंधेरा मेरे अंदर उतर रहा था और मैं सोच रही थी, अगर सच का सामना कल है तो आज की रात पर्दों के पीछे क्या छुपा हुआ है। 2 दिन गुजर चुके थे। सुबह वो दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता और शाम ढलने पर वापस आता। दिन भर आंगन में सन्नाटा फैला रहता और कमरे में बस मेरी सांसों की आवाज, कभी कभार मोहल्ले के बच्चों की आवाज सुनाई देती, लेकिन मेरी जिंदगी में किसी भी शब्द की गूंज नहीं थी। वो आकर खाना रखता, खामोशी से बैठता, 2 निवाले लेता और फिर अपनी दुनिया में लौट जाता। मैंने पहले दिन नजरअंदाज किया, दूसरे दिन खुद को दिलासा दिया, लेकिन तीसरे दिन खामोशी मेरी बर्दाश्त से बाहर होने लगी। जब वो खाने के बाद बर्तन समेटने लगा, मैंने धीरे से कहा, ये मेरा अधिकार नहीं है क्या कि मैं ये जानूं कि तुम कौन हो? वो रुक गया, जैसे सवाल ने उसके कंधों को पकड़ लिया हो। चुप रहा। फिर धीरे से मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई, लेकिन वो मुस्कुराहट खुशी की नहीं थी, जैसे कोई बहुत पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। जो तुम्हारे साथ हुआ वो मैं कभी नहीं चाहता था। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन सच्ची थी, लेकिन मैं उस वक्त कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं था। इतना कहकर वो उठा, बर्तन उठाए और आंगन की तरफ चला गया। मैं उसकी पीठ को देखती रही, जैसे कोई राख का ढेर जो अभी भी गर्म हो मगर जलने की ख्वाहिश में बैठा हो। मेरे दिल में उसी समय ख्याल आया, शायद वो कसूरवार है या शायद नहीं भी। क्या वो वाकई मेरी जिंदगी के इस्तेमाल का हिस्सा है या फिर सिर्फ तमाशा देखने वाला? अगली सुबह रोजाना की तरह वो वक्त पर उठा, नाश्ता तैयार किया और चाय मेरे सामने रख दी। मैं चुप रही, नजर चाय के कप पर टिकी थी। तभी उसने मेरी हथेली पर एक पुरानी सी चमकदार चाबी रख दी। ऊपर वाले कमरे में जो संदूक है, खोल लेना। उसकी आवाज में कोई भी भाव नहीं था, जैसे वो बस एक सादा सा काम कह रहा हो, जैसे किसी दरवाजे को खोलना कोई बड़ी बात नहीं हो। मैंने चाबी को ध्यान से देखा। वो आम चाबी के जैसी नहीं थी। उसके किनारे पर एक छोटा सा निशान था, शायद किसी पुराने लॉकर या लकड़ी के बक्से का। उसके जाने के बाद मैंने सारा दिन वो चाबी मुट्ठी में दबाए रखी। कभी फर्श पर बैठ जाती, कभी दरवाजे के पास। मेरे दिल में हलचल थी, सवालों की एक नई फसल उगती जा रही थी। दोपहर को 1 घंटे के लिए बिजली चली गई। मैंने मौका देखा और ऊपर जाने की तरफ सीढ़ियों पर बढ़ गई। ये सीढ़ियां कभी इस्तेमाल में नहीं आती थीं। दीवार पर जाले, सीढ़ियों पर मिट्टी की परत और दीवार पर लगी कीलों में टूटे फ्रेम थे। ऊपर का दरवाजा बंद था। मैंने धीरे से चाबी लगाई, दरवाजा चरचराता हुआ खुला। कमरे में रोशनी का एक ही जरिया था, एक छोटी सी खिड़की जिससे हल्की धूप अंदर आ रही थी। सामने पुराना संदूक रखा था जिस पर कपड़े का एक टुकड़ा पड़ा था। मैंने कपड़ा हटाया, चाबी लगाई और धड़कते दिल के साथ ताला खोला। संदूक के अंदर सबसे ऊपर कुछ पुराने कपड़े थे। नीचे एक फाइल थी जिस पर लिखा था
पर्सनल मुद्दे के कागजात। नैना, डॉटर ऑफ विनोद। मेरे हाथ कांप गए। नीचे एक मोबाइल था और सबसे नीचे कुछ तस्वीरें। मैंने तस्वीरें उठाई और एक एक करके देखने लगी। पहली तस्वीर में सुमित्रा और अंजलि किसी आदमी के साथ खड़ी थी। अंजलि ने खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई थी, चेहरे पर दुल्हन जैसा नूर था। दूसरी तस्वीर में वही आदमी अंजलि के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। मैंने उसे ध्यान से देखा और पहचान गई। ये तो वही था जिससे मेरी शादी तय हुई थी। मेरे हाथ से तस्वीर गिर गई। मैंने तुरंत मोबाइल उठाया, ऑन किया और फाइल चेक करने लगी। उसमें एक वीडियो थी। जैसे ही प्ले किया, कमरे में खामोशी गूंजने लगी। सुमित्रा की आवाज साफ सुनाई दी, नैना को निकाल दो। लड़का अंजलि को पसंद करता है, हम उसे एडजस्ट कर लेंगे। शादी किसी और से करवा देंगे तो इज्जत बच जाएगी। फिर अंजलि की हंसी सुनाई दी, माँ, वो तो मुझे देखकर वैसे ही दिल हार गया था। एक अनजान आवाज भी सुनाई दी, विनोद जी को कुछ भी मत बताना, उनकी हालत वैसे ही नाजुक है। बस विदाई जल्दी से कर दो, जो भी हो मामला साफ हो जाएगा। वीडियो बंद हो चुकी थी, लेकिन मेरी सांसें अब तक ठहरी हुई थीं। ये सब एक प्लान था। मेरी जिंदगी, मेरे जज्बात, मेरी इज्जत सब एक सौदे में डाल दी गई थी। वो शादी जिसे मैंने पापा की आखिरी ख्वाहिश समझकर कबूल किया, वो किसी तमाशे की आखिरी हरकत थी। मैंने तस्वीरें दोबारा समेटी, मोबाइल दुपट्टे में लपेटा और संदूक बंद करके नीचे वापस आ गई। आदित्य वापस आ चुका था और आंगन में बैठा था। मैं उसके सामने खड़ी हुई और सवालिया नजरों से देखा। तुम्हें सब पता था? उसने नजरें नहीं चुराई, बस धीरे से बोला, हाँ। तो तुमने खामोशी क्यों ओढ़ रखी थी? क्योंकि अगर मैं कुछ कहता तो तुम्हें उस वक्त भरोसा नहीं होता। तो अब क्या होगा? मैंने पूछा। आदित्य ने सामने की टेबल से वही फाइल उठाई जो सुबह मैंने पाई थी और मेरी तरफ बढ़ा दी। ये केस अब मेरा है, इन सब पर इन्वेस्टिगेशन होगी। सुमित्रा, अंजलि और अमन सब शामिल होंगे। मैंने उसकी आंखों में देखा। इस बार वो नौकर नहीं था, कोई अजनबी नहीं, वो एक खामोश गवाह था जो अब सच्चाई के साथ खड़ा था। मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडक उतर गई। अब फैसले का वक्त नहीं था, मेरा वक्त था, और अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। उस रात मैंने खुद को पूरी तौर पर तैयार कर लिया था, चेहरा साफ और दिल में एक आखिरी फैसला। वो जब आंगन में दाखिल हुआ तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी चढ़ाई। उसके चेहरे पर सवाल था, लेकिन मैंने कोई भी सफाई नहीं दी। निगाह उसके ऊपर डाली और कहा, अब सब कुछ सुनना है, सब कुछ। वो कुछ ना बोला, खामोश खड़ा रहा, जैसे पुराने मौसमों का बोझ दिल पर उठाए हुए हो। फिर धीरे से सोफे पर बैठ गया, कंधे झुके हुए, आंखें नीचे। तुमसे शादी मैंने अपनी मर्जी से की है नैना, ना मजबूरी थी ना कोई एहसान। मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। मैंने धीमी आवाज में पूछा, तो तुम भी उनके साथ शामिल थे? उसने इनकार में सिर हिलाया, नहीं, मैंने तुम्हें पहली बार उस दिन देखा था जब तुम गली के एक मोड़ पर बच्चों को पढ़ा रही थी। 3 बच्चे, एक फटा पुराना बोर्ड और तुम्हारी आवाज में वो धीमापन। वो रुका, फिर बोला, उसी दिन मुझे लगा कोई है जो इस गंदगी से अलग है। मैं कुछ देर चुप रही, मेरा दिल एक साथ कई रफ्तार में धड़क रहा था। फिर मैंने उसके हाथ में दबी हुई फाइल की तरफ देखा और बिना कुछ कहे पूछा, तो तुम असल में कौन हो? उसने फाइल को मेज पर रखा और धीरे से बोला, आदित्य, डिप्टी कमिश्नर, और तुम्हारा खामोश शुभ चिंतक। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर से दबी हवाओं की सिसकियां सुनाई दे रही थीं, जैसे पेड़ भी सच्चाई पर रुक गए हों। शुभ चिंतक, मैंने धीरे से दोहराया। क्या तुम जानते थे कि मेरा सब कुछ दांव पर लगने वाला है? उसने सिर हिलाया। मुझे शक था। सुमित्रा देवी के खिलाफ प्रॉपर्टी और फ्रॉड की शिकायतें बहुत थीं। जब तुम्हारे पापा का नाम सामने आया और जब अंजलि का रिश्ता अचानक बहुत ऊंची जगह पर तय हुआ, तो मैंने खुद नौकर बनने का फैसला किया। और फिर मैंने धीमे से पूछा, फिर तुमने मेरी खामोशी, मेरा इनकार, मेरी कुर्बानी देखी, और फिर मैं खामोश रहा। और इतने में मैंने पूछा। उसने एक लंबी सांस ली। हाँ, मैं हर दिन अंदर से टूटा था नैना, मगर मैं जानता था कि सच वक्त पर सामने आना चाहिए। अगर तुम शुरू में सब कुछ जान लेती तो शायद तुम मेरी नीयत पर भी शक करती। मैं कमरे के कोने में गई, संदूक से वो पुरानी तस्वीर निकाली जो मैंने ऊपर वाले कमरे से ली थी। वो तस्वीर जिसमें अंजलि, सुमित्रा और अमन एक साथ खड़े थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे पापा की सांसों के साथ सौदा किया, मैंने कहा। आदित्य ने तस्वीर ली, ध्यान से देखी। ये सब अदालत में पेश किया जाएगा। तुम्हें मेरी गवाही चाहिए? मैंने सिर हिलाया। नहीं, मुझे अपनी जुबान से बोलना है।
इतना वक्त खामोशी में गुजर चुका है, अब इंसाफ भी मेरी आवाज से होना चाहिए। आदित्य ने फाइल खोली, एक दस्तावेज निकाला और मेरे सामने रखा। ये पावर ऑफ अटॉर्नी है जो तुम्हारे पापा ने अपनी बीमारी से पहले किसी के दबाव में आकर सुमित्रा के नाम पर कर दी थी। हमने इसकी जांच करवाई है, ये जाली है। मैंने कागज पकड़ा और पहली बार कागजों पर लिखा अपना नाम साफ देखा, नैना, डॉटर ऑफ विनोद। ये सब मैं वापस लूंगी, ना किसी से छीन कर, न तरस खाकर, न मांग कर। आदित्य की आंखों में पहली बार एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे अंदाजा हो गया हो कि वो जिस लड़की को बचाना चाहता था वो अब खुद अपनी जंग लड़ने के काबिल हो गई है। मैं कमरे के दरवाजे तक गई, कुंडी खोली, बाहर चांदनी फैली थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। आदित्य, अगर तुमने उस दिन मेरी जगह किसी और को देखा होता तो फिर भी ये सब करते? वो मुस्कुराया। शायद मैं नौकर बन जाता, लेकिन शादी सिर्फ तुमसे ही करता। मैं थोड़ी देर चौकी पर खामोश रही। अब वक्त था कि मैं वो काम करूं जिसे सबसे पहले मेरे पापा चाहते थे, इज्जत के साथ सिर उठाना। और मुझे भरोसा था आज से इज्जत मेरे नाम की होगी, किसी रिश्ते के सहारे की नहीं। अगली सुबह जैसे ही अदालत के कमरे में कदम रखा, मेरे दिल की धड़कन सुस्त हो गई। पिछले कई दिनों में जो सह चुकी थी, उसके बाद अब डरने के लिए कुछ बाकी नहीं था। अदालत के बरामदे में सुमित्रा और अंजलि पहले से मौजूद थीं, वकीलों के साथ। अंजलि का चेहरा पीला था, नजरें झुकी हुई थी। सुमित्रा के हाथ में फाइल थी, लेकिन उनकी गिरफ्त में वो मजबूती नहीं थी जो हमेशा उनकी चाल में नजर आती थी। आदित्य मेरे साथ था, लेकिन कुछ कदम पीछे। वो जानबूझकर मुझे आगे चलने दे रहा था, जैसे कहना चाहता हो, ये लड़ाई अब तुम्हारी है और तुम जीतने के लिए काफी हो। अदालत के कमरे में दाखिल होने से पहले उसने बस एक बार मेरे कंधे पर हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा, आज सब खत्म हो जाएगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा सिर हिलाया। कार्रवाई शुरू हुई। जज ने एक एक करके सुनना शुरू किया। अदालत में सिर्फ सच बोला जाए। फिर आदित्य ने कुर्सी पर बैठकर सारे सबूत पेश करना शुरू किया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द में एक वजन था। ये जमीन की रजिस्ट्री की असली कॉपी है जो नैना के नाम थी। ये पावर ऑफ अटॉर्नी सुमित्रा देवी के नाम जाली तरीके से की गई थी। दस्तखत की फॉरेंसिक रिपोर्ट दी गई है और ये मोबाइल की रिकॉर्डिंग है जिसमें सुमित्रा देवी और अंजलि की बातें रिकॉर्ड हैं। ये सारी सीधी साजिश का सबूत है। अदालत में मौजूद हर आदमी खामोशी से सब कुछ सुन रहा था। सुमित्रा देवी बार बार पानी का घूंट ले रही थी और अंजलि का चेहरा लाल होकर सफेद हो चुका था। उनके वकील ने कई बार ऐतराज करने की कोशिश की, लेकिन सबूत इतने ठोस थे कि हर बात उनकी बात काट दी गई। जब मेरी गवाही की बारी आई तो मैं धीरे से कुर्सी पर आकर बैठी। नाम नैना, डॉटर ऑफ विनोद। मैंने साफ आवाज में कहा, आप इन इल्जामों के बारे में क्या जानती हैं? सब कुछ। इज्जत के नाम पर मुझे खामोश कर दिया गया था। मुझे वो रिश्ता नहीं मिला जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए सोचा था, बल्कि मुझे शादी के नाम पर एक अजनबी के हवाले कर दिया गया। मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश, मेरे जज्बात सब कुछ बलिदान कर दिए गए, सिर्फ इसलिए कि उनकी मर्जी पूरी हो सके। मैंने सुमित्रा की तरफ देखा जो अब आंखें चुरा रही थी। ये वीडियो, ये फाइल और ये जमीन मेरे पापा की निशानी है। इन्हें छीनने के लिए जो कुछ किया गया वो किसी पर्दे में नहीं, और आज मैं अपनी खामोशी को तोड़ रही हूँ। अदालत में एक लम्हे को खामोशी छा गई। जज ने फाइल को एक बार फिर देखा और एक फैसला लेने वाले अंदाज में कहा, ये सब कुछ एक लड़की की खामोशी की कीमत पर नहीं बेचा जा सकता है। जो जमीन धोखे से ली गई वो नैना के नाम पर वापस की जाएगी। सुमित्रा देवी और अंजलि पर फ्रॉड और जालसाजी का मुकदमा दर्ज करके जांच पूरी की जाए। सुमित्रा देवी की आंखों में वो घबराहट थी जो मैंने उनके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी थी। अंजलि का सर झुका हुआ था, वो बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। वो रिश्ता जिस पर उन्होंने बरसों तक घमंड किया, आज उनके सामने बिखरता दिखाई दे रहा था। अदालत से बाहर आते हुए मैंने खुद को अजीब तरह से हल्का महसूस किया, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। आदित्य मेरे पास आए और पहली बार मेरी आंखों में देखकर बोले, अब तुम बोल सकती हो नैना, तुम्हारा नाम, तुम्हारी कहानी तुम्हारी मर्जी से जानी जाएगी। मैंने आसमान की तरफ देखा, जैसे कि पापा कुछ कह रहे हों। आपका सपना पूरा हुआ, लेकिन आपकी बेटी अब अपनी आवाज से अपनी तकदीर लिखेगी। 1 साल बीत चुका था। हर लम्हा जैसे एक पहाड़ी रास्ता हो, कहीं चढ़ाई, कहीं उतरन तो कहीं फिसलन। अदालत के फैसले के बाद सब कुछ बदलने लगा। वो घर जो कभी मेरा नहीं था, कानूनी तौर पर मेरे नाम पर था। वो जमीन जो सुमित्रा ने हड़पने की कोशिश की थी, अब मेरे अधिकार में आ चुकी थी। और सबसे जरूरी,
वो खामोशी जिसमें मेरी पहचान दफन कर दी गई थी अब बोलने लगी थी। उसी दिन जब आदित्य ने कहा था अब तुम बोल सकती हो, शायद वही दिन था जिससे सब कुछ बदल गया। अब मैं सिर्फ एक फैसले का हिस्सा नहीं रही थी, मैं खुद एक फैसला बन चुकी थी। मैंने वो कोचिंग सेंटर दोबारा से शुरू किया जो कभी मेरे पिता ने खोला था। वही मोहल्ले के बच्चे, वही दीवार पर चौक की आवाजें और वही जगह। बस अब मैं टीचर ही नहीं, उस केंद्र की मालकिन भी थी। आदित्य का ट्रांसफर शहर से बाहर हो चुका था, मगर वो मेरे कांटेक्ट में रहा। कभी कभी खुद तो कभी कोई मुलाकात करने आता। हमने 1 साल की दूरी को इज्जत के साथ गुजारा। कोई जल्दबाजी नहीं की, कोई बेचैन कदम नहीं उठाया। हम जानते थे जो रिश्ता भरोसे की कोख से जन्म ले वही देर तक टिकता है। और फिर वो दिन आया, शहर का बड़ा मंदिर, पंडित जी, कुछ पहचान के लोग। लेकिन इस बार सब कुछ मेरी इच्छा से था। हर रस्म, हर विधि, हर पल, सब मेरी मर्जी। मेरी नई बहनें जो मेरी कलीग थीं, मेरे साथ पढ़ाती थीं, मोहल्ले की वे औरतें जो पहले मुझे दुल्हन बनते नहीं देख पाई थीं, और मेरे कुछ दोस्त, सब मेरे साथ थे। आदित्य मेरे सामने बैठा था। वो सफेद रंग की शेरवानी में बहुत अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो शायद किसी मंजिल पर पहुंचने के बाद आता है। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। इस बार फिर से आदित्य ने मेरी मांग भरी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने मंगलसूत्र पहनाया और हमने 7 फेरे लिए। मैं आंख के एक कोने से उसे मुस्कुराकर देख रही थी। हर होती हुई रस्म के साथ मैं अपने अतीत की हर छाया को पीछे छोड़ती गई और फिर हमारी शादी हो गई। आदित्य ने धीरे से मेरे पास आकर कहा, इस बार शादी भी मेरी और दिल भी मेरा। मेरे होठों पर धीमी सी मुस्कुराहट आई और मैंने धीरे से पहली बार आदित्य का हाथ खुद से पकड़ा, अपनी मर्जी से। रात को जब सब लोग जा चुके थे और कमरे में सिर्फ हम दोनों थे, टेबल पर एक पुरानी फाइल रखी थी। ये वो सब कुछ है जो मैंने तुम्हारे लिए बचाया, उसने कहा। फाइल खोली तो उसमें वही तस्वीरें, वही फाइल्स, मेरी पुरानी शादी की फोटो थी। ये सब कुछ अब अतीत है, मैंने कहा, और अतीत सिर्फ वो होता है जिससे हमने कुछ सीखा हो। उसने जवाब दिया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। आसमान साफ था और सितारे चमक रहे थे। आदित्य ने पूछा, क्या तुम खुश हो? मैंने कहा, मैं अब तुम्हें पाकर पूरी हो गई हूँ। फिर मैंने दिल में सोचा, कभी कभी इंसाफ रूप बदल कर आता है और कभी कभी मोहब्बत भी, और यही मेरी नई शुरुआत थी, मेरी मर्जी से, मेरी सच्चाई के साथ, मेरे नाम पर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।